तो डेल कार्नेगी की जो किताब है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, ये मतलब 80 साल से भी ज्यादा पुरानी है और आज भी बेस्ट सेलर है। अच्छा। लेकिन एक सवाल उठता है और वो ये कि क्या ये सच में टाइमलेस विजडम है या फिर आज की सिनिकल दुनिया में ये सिर्फ मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवाने का एक पुराना मैनुअल है। मतलब क्या ये कनेक्शन बनाने की कला है या मैनिपुलेशन का कोर्स? और देखिए, ये सवाल ही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों है, क्योंकि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि इसे पढ़ने वाला कौन है और उसकी नीयत क्या है। लेकिन अगर हम इसके कोर में जाएं, तो कार्नेगी की पूरी फिलॉसफी एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाई पर टिकी है। ओके। जो उन्होंने पहली लाइन में ही कह दिया था, हाँ। कि इंसान वो तर्क के प्राणी नहीं है, हाँ। वो भावनाओं के प्राणी है। हमारे फैसले, हमारी वफादारी, हमारी नफरत, सब कुछ भावनाओं से ही चलता। और शायद इसीलिए ये आज भी इतनी रेलेवेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है पर इंसान का जो बेसिक इमोशनल सॉफ्टवेयर है वो तो वही है। बिल्कुल वही है। तो चलिए इसी बुनियाद को ध्यान में रखकर इस पर और गहरी बात करते हैं। तो पहला हिस्सा है लोगों से डील करने के बुनियादी तरीके, और इसका पहला ही सिद्धांत है आलोचना, निंदा और शिकायत मत करो। सच कहूं तो ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। हाँ, लगता है। मान लीजिए मैं एक मैनेजर हूं और मेरी टीम का कोई सदस्य बार बार एक ही गलती कर रहा है। मैं कब तक तारीफ और प्रोत्साहन से काम चलाऊंगा? कहीं ना कहीं तो सीधे सीधे बताना ही पड़ेगा ना कि भाई ये गलत है। बिल्कुल, और कार्नेगी भी यही कहते हैं, मुद्दा गलती को नजरअंदाज करना नहीं है, मुद्दा आलोचना करने का है। अच्छा। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम अनजाने में उस व्यक्ति पर हमला कर रहे होते हैं, उसकी गलती पर नहीं। और जब कोई शख्स पर हमला महसूस करता है तो उसका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। वो सुधरने के बजाय खुद को बचाने में लग जाता है, बहाने बनाने लगता है या पलटकर आप पर ही आरोप लगाने लगता है। तो नतीजा, समस्या तो वहीं की वहीं रहती है, पर रिश्ता वो जरूर खराब हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम को एड्रेस करो, इंसान को नहीं। ये सुनने में तो बहुत आसान है, पर करने में शायद बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारा पहला रिएक्शन ही गुस्सा या निराशा का होता है। कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना करने की जगह ये समझने की कोशिश करे कि उस व्यक्ति ने वैसा क्यों किया। शायद उसे ट्रेनिंग की जरूरत है, शायद वो किसी पर्सनल स्ट्रेस से गुजर रहा है। जब आप आलोचना की जगह जिज्ञासा रखते हैं तो आप समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं और इससे सहानुभूति और समझ पैदा होती है। ठीक है, तो अब आलोचना से बचना है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है ईमानदारी से तारीफ करें। यहां भी एक खतरा है। क्या हम तारीफ करके लोगों को प्रेज जंकीज नहीं बना रहे, कि वो सिर्फ वही काम करेंगे जिसके लिए उन्हें सराहना मिले, ना कि वो जो वाकई जरूरी है? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और यहीं पे ईमानदारी शब्द की अहमियत समझ आती है। सही। कार्नेगी झूठी चापलूसी, जिसे हम बटरिंग कहते हैं, और सच्ची सराहना में जमीन आसमान का फर्क बताते हैं। हाँ। चापलूसी हमेशा सम्मान्य होती है, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ। लेकिन सच्ची सराहना हमेशा स्पेसिफिक होती है, जैसे जिस तरह आपने उस मुश्किल क्लाइंट को संभाला और प्रेजेंटेशन के हर सवाल का शांति से जवाब दिया, वो काबिले तारीफ था। जब आप किसी के एफर्ट या किसी खास काम की तारीफ करते हैं तो आप उस व्यवहार को बढ़ावा देते हैं, ना कि सिर्फ उस व्यक्ति के ईगो को। और तीसरा सिद्धांत जो इन दोनों को जोड़ता है, लोगों में चाह पैदा करें। यानी ये मत बताओ कि आपको क्या चाहिए, ये बताओ कि उन्हें क्या मिलेगा। ये तो सीधा सीधा सेल्स की तकनीक लगती है। हाँ, और ये जिंदगी के हर पहलू में काम करती है। मुझे एक मैनेजर की कहानी याद है जिसे अपनी टीम से एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट के लिए वीकेंड पर काम करवाना था। वो कह सकता था, हमें ये करना ही होगा वरना डेडलाइन मिस हो जाएगी। ये डर की भाषा है। राइट। लेकिन उसने कहा, मुझे पता है ये एक बड़ी मांग है, लेकिन अगर हम इसे इस वीकेंड पूरा कर लेते हैं तो सोमवार को क्लाइंट के सामने हमारा प्रेजेंटेशन सबसे अलग दिखेगा और यह हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी और इस जीत का श्रेय सिर्फ हमें मिलेगा। उसने डेडलाइन का डर नहीं, जीत का रोमांच दिखाया। अच्छा। और नतीजा, पूरी टीम खुद से काम करने को तैयार थी, बिना किसी शिकायत के। ये मैनिपुलेशन नहीं, ये मोटिवेशन है। तो किसी की आलोचना किए बिना, उसके काम की सच्ची तारीफ करके और उसे उसका फायदा दिखाकर अपनी बात मनवाना, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है।
लेकिन ये सब तो तब काम करेगा जब लोग आपको सुनने या पसंद करने के लिए तैयार हो। और यहीं पर किताब का दूसरा हिस्सा आता है कि लोग आपको पसंद ही क्यों करें। हाँ। इसमें 6 तरीके दिए गए हैं और सच कहूं तो ये सुनने में स्कूल की अच्छी आदतों जैसे लगते हैं। मुस्कुराओ, नाम याद रखो, लेकिन इनमें से एक अच्छे श्रोता बनना आज के दौर में शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है। बिल्कुल। हर कोई अपनी बात कहने के लिए बेताब है, अपना पर्सनल ब्रांड बना रहा है। ऐसे में चुपचाप किसी को सुनना तो एक सुपर पावर जैसा लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सुपर पावर नहीं, ये एक रणनीति भी है। जब आप सुनते हैं तो आप सिर्फ सम्मान नहीं दे रहे होते हैं, आप जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। अच्छा। से शिष्टाचार की तरह बताते हैं, पर असल में ये प्रभाव डालने का सबसे गुप्त हथियार है। जब आप किसी को बिना टोके अपनी बात कहने देते हैं तो वो व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण और समझा हुआ महसूस करता है। और जो इंसान आपको ऐसा महसूस करा सकता है, आप उसे स्वाभाविक रूप से पसंद करने लगते हैं। ये जो नाम याद रखने वाली बात है ना, इसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। बताइए। मैं अक्सर लोगों के नाम भूल जाता हूँ और इसे अपनी खराब याददाश्त कहकर टाल देता हूँ। पर शायद ये खराब याददाश्त नहीं, बल्कि सच्चे रुचि की कमी है। ये मानना थोड़ा मुश्किल है, पर शायद सच यही है। जब कोई हमारा नाम याद रखता है तो हमें लगता है कि हम उनकी दुनिया में सिर्फ एक चेहरा नहीं है, एक व्यक्ति है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कार्नेगी कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए दुनिया की सबसे मीठी आवाज है। ये एक छोटा सा एफर्ट है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। आप मेरे लिए मायने रखते हैं। और अगर आप इन 6 तरीकों को देखें, लोगों में सच्ची रुचि लेना, मुस्कुराना, नाम याद रखना, अच्छा श्रोता बनना, उनकी रुचि की बात करना और उन्हें महसूस कराना, इन सब का सार मतलब निचोड़ एक ही है। क्या? एक पल के लिए अपनी दुनिया से बाहर निकलकर सामने वाले की दुनिया में झांकना, अपनी जरूरतों को किनारे रखकर उनकी जरूरतों को समझना। और ये हमें बातचीत के सबसे दिलचस्प हिस्से पर ले आता है, बिना बहस की अपनी बात मनवाना। इसका पहला नियम है बहस से बचें। ये तो पूरी तरह से उल्टा लगता है। अगर कोई गलत है तो उसे अब सही बताना तो जरूरी है। कुछ बहसों को तो जीतना ही पड़ता है ना? हाँ, पर जीत का मतलब क्या है, हमें ये सोचना पड़ेगा। मान लीजिए आप तथ्यों और तर्कों से बहस जीत गए, आपने सामने वाले को चुप करा दिया, उसे गलत साबित कर दिया। ठीक है। आपको पल भर की संतुष्टि मिली, लेकिन आपने खोया क्या? आपने उस व्यक्ति का सम्मान खो दिया, उसके दिल में एक छोटी सी कड़वाहट पैदा कर दी। कार्नेगी का एक मशहूर कोट है, जो इंसान अपनी मर्जी के खिलाफ मानता है वो अपनी राह पर अभी भी कायम रहता है। मतलब बहस तो जीत ली पर उसका मन नहीं बदला। एग्जैक्टली। आपने एक लड़ाई जीती पर शायद जंग हार गए, जो कि एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने की थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बात ना रखें, बल्कि बहस को एक लड़ाई न बनने दें। बिल्कुल। लक्ष्य ये साबित करना नहीं होना चाहिए कि मैं सही हूं और तुम गलत। हाँ। लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम मिलकर सही समाधान तक कैसे पहुंच सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका किताब में बताया गया है। क्या है? अगर आपसे गलती हुई है तो उसे तुरंत और जोरदार तरीके से मान लें। ये बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अपनी गलती मानना तो कमजोरी की निशानी समझा जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपने सामने वाले को हमला करने का हथियार दे दिया हो। असल में ये इसका ठीक उल्टा है। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो आप सामने वाले से लड़ने का कारण ही छीन लेते हैं। अच्छा। उसका गुस्सा जो आप पर हमला करने के लिए तैयार था, वो अचानक शांत हो जाता है। वो आपसे लड़ने के बजाय आपको समझने की कोशिश करने लगता है। अपनी गलती मानना आत्मविश्वास दिखाता है, कमजोरी नहीं। ये दिखाता है कि आपका ईगो सच्चाई से बड़ा नहीं है और इससे भरोसा पैदा भी होता है। ये सच है। जब कोई अपनी गलती मान लेता है तो उस पर गुस्सा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, दूसरों को ज्यादा बोलने देना। हाँ, क्योंकि लोगों को अपने आइडिया सबसे ज्यादा पसंद होते हैं। अगर आप कोई समाधान सुझाते हैं तो वो आपका समाधान है, लेकिन अगर आप सही सवाल पूछकर और उन्हें बोलने का मौका देकर उन्हें खुद उस समाधान तक पहुंचने में मदद करते हैं तो वो उनका समाधान बन जाता है। सही बात है। और लोग अपने आइडियाज के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं। तो एक अच्छा लीडर जवाब नहीं देता, वो ऐसे सवाल पूछता है जिससे टीम खुद जवाब ढूंढ ले। अब आते हैं उस हिस्से पे जो शायद लीडर्स और पेरेंट्स के लिए सबसे अहम है। लोगों को बिना ठेस पहुंचाए या नाराज किए कैसे बदलें। ये तो सबसे मुश्किल काम है। किसी को नेगेटिव फीडबैक देना है लेकिन उसे बुरा भी ना लगे। और इसका पहला कदम ही इसकी पूरी फिलॉसफी बता देता है।
बातचीत की शुरुआत हमेशा सच्ची तारीफ और सराहना से करें। अच्छा, वो सैंडविच मेथड वाला। बिल्कुल। आप सीधे कमी बताने के बजाय पहले उस व्यक्ति के किसी अच्छे काम की तारीफ करते हैं, फिर बहुत विनम्रता से उस बात का जिक्र करते हैं जिसमें सुधार की गुंजाइश है, और अंत में फिर से कोई प्रोत्साहन भरी बात कहकर बातचीत खत्म करते हैं। आलोचना को दो तारीफों के बीच रखने से उसे हजम करना आसान हो जाता है। और एक और तरीका जो मुझे बहुत असरदार लगा वो है अपनी गलतियों का जिक्र पहले करना। हाँ, यानी ये कहने के बजाय कि तुमने ये गलत किया, ये कहना कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं इससे भी बड़ी गलतियां करता था। बिल्कुल। ये सामने वाले को तुरंत आपके बराबर ले आता है। वो रक्षात्मक होने के बजाय आपकी बात सुनने को तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि आप उसे जज नहीं कर रहे, बल्कि अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी सिद्धांत है वो है लोगों की इज्जत बचाएं। यानी लेट द अदर पर्सन सेव फेस। ये बहुत जरूरी है। किसी को सबके सामने शर्मिंदा करके या उसकी गलती का ढिंडोरा पीटकर आप उसे कभी नहीं सुधार सकते। आप उसे सिर्फ अपना दुश्मन बना सकते हैं। अगर किसी को नौकरी से निकालना भी पड़ रहा हो तो भी उसकी गरिमा बनाए रखना जरूरी है। एक अच्छा लीडर कभी भी किसी की इज्जत पर हमला नहीं करता। ये आजकल के साइकोलॉजिकल सेफ्टी के कॉन्सेप्ट से बहुत मिलता जुलता है। एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग गलती करने से डरे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपमानित नहीं किया जाएगा। एग्जैक्टली। और अंतिम सिद्धांत इसी बात को और पुख्ता करता है। लोगों को एक अच्छी प्रतिष्ठा दें जिसे वे बनाए रखने की कोशिश करें। अच्छा। अगर आप किसी को बार बार कहेंगे कि वो आलसी है तो वो आलसी बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक संघर्ष कर रहे कर्मचारी से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम बहुत काबिल हो और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम इस चुनौती से पार पालोगे, तो वो आपकी उस प्रतिष्ठा को सच साबित करने के लिए जी जान लगा देगा। लोग अक्सर वैसा ही बन जाते हैं जैसा आप उन्हें देखते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये सब मैनिपुलेशन है? देखिए, कोई भी टूल, चाहे वो एक हथौड़ा हो या ये सिद्धांत, उसका इस्तेमाल बनाने और तोड़ने दोनों के लिए किया जा सकता है। अगर आपकी नीयत सिर्फ लोगों से अपना काम निकलवाने की है तो वो आज नहीं तो कल आपकी चालाकी पकड़ लेंगे और आप उनका भरोसा हमेशा के लिए खो देंगे। तब ये मैनिपुलेशन है। सही। लेकिन अगर आपकी नीयत सच में लोगों को समझना, उन्हें प्रोत्साहित करना और उनके साथ बेहतर रिश्ते बनाने की है, तो यही सिद्धांत जेन्युइन कनेक्शन का जरिया बन जाते हैं। कार्नेगी की फिलॉसफी की आत्मा चालाकी नहीं, सहानुभूति है। तो किताब के सिद्धांत चाकू की तरह हैं। आप उससे सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नियत ही सब कुछ है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इसकी सबसे बड़ी सीख क्या होगी? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सीख ये है कि दूसरों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका खुद को बदलने से शुरू होता है। जब हम आलोचना करने की अपनी आदत बदलते हैं, जब हम दूसरों को ध्यान से सुनना शुरू करते हैं, जब हम छोटी छोटी बातों के लिए सच्ची सराहना देना सीखते हैं, तो हम खुद एक बेहतर इंसान बनते हैं और लोग एक बेहतर इंसान की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। प्रभाव कोई तकनीक नहीं है, ये आपके चरित्र का नतीजा है। स्रोत के आखिर में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि अगर इन सभी सिद्धांतों में से कोई एक आदत पूरी तरह जीवन में उतार ली जाए तो जिंदगी बदल सकती है। और इसी विचार के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। इन सभी सिद्धांतों में से, चाहे वो आलोचना न करना हो, अच्छा श्रोता बनना हो या गलती तुरंत मान लेना हो, ऐसा कौन सा एक सिद्धांत है जिसे अपनाने का विचार आपको सबसे ज्यादा असहज, मतलब अनकंफर्टेबल करता है? क्योंकि अक्सर जो चीज़ हमें सबसे ज्यादा असहज करती है वही वो होती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस एक चीज पर काम करना शायद जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है।